नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का डीवी लाइव में। आप देख रहे हैं मेरा खास शो नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो मणिपुर को लेकर अभी भी हंगामा जारी है। अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन तमाम बातों को उन्होंने दोहराया जो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान उन्होंने पार्लियामेंट में कही थी। उन्होंने फिर से कहा कि भारत माता की हत्या हुई है। उन्होंने फिर से कहा कि एक मणिपुर में दो मणिपुर बना दिए गए हैं, मणिपुर को बांट दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बातें उन्होंने ऐसे ही नहीं कही थी, उनके पीछे की पूरी बात उन्होंने समझाई कि कैसे वो वहां पर जब मणिपुर गए थे तो वहां क्या कुछ हुआ था, ये उन्होंने समझाने की कोशिश की। उसके साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 2 घंटे 14 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने सिर्फ 2 मिनट मणिपुर को दिए, और वो भी तब जब लोकसभा से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया उसके बाद। और हंसी ठहाकों के बीच मणिपुर की बात की गई, एक ऐसे टॉपिक पर, एक ऐसे सेंसिटिव मामले पर जहां 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मणिपुर जल रहा है, वहां महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, वहां एक मणिपुर में 2 मणिपुर बन चुके हैं, वहां पर 2 समुदायों के बीच ऐसी खाई बन गई है जिसको पाट पाना बेहद मुश्किल ही नजर आ रहा है। इन तमाम मुद्दों पर यह विश्वास प्रस्ताव लाया गया था और उस पर हमारे प्रधानमंत्री हंसी ठहाके लगा रहे थे, लोगों से भी कह रहे थे थोड़ा हंस लीजिए, और सबके बीच इस पर बात की गई। तो 2 घंटे 14 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट मणिपुर को दिए गए, और उस पर भी क्या बात की गई आप सबके सामने है। तो मणिपुर को लेकर हमारी सरकार कितनी सेंसिटिव है, कितनी सीरियस है, इसका एग्जाम्पल आपको कल देखने के लिए मिल गया। उससे पहले 2 घंटे अमित शाह बोले थे, उससे पहले निर्मला सीतारमण और तमाम मंत्री और एमपीज लगातार बोले, और उस सब के दौरान ऐसा लगा मानो कि चुनावी रैली चल रही है और उस चुनावी रैली का भाषण चल रहा है। कल जैसे ही प्रधानमंत्री लोकसभा में एंट्री उन्होंने की, आपने देखे होंगे वो दृश्य जब उन्हीं के सांसद ताली बजा रहे थे और मोदी 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 कर रहे थे। ये पार्लियामेंट का दृश्य था। लग रहा था मानो कोई वो चुनावी रैली के स्टेज पर आ रहे हो और वहां पर जो दर्शक है, जो जनता है, वो उनका ताली बजाकर स्वागत कर रही हो। शायद इसलिए भी स्वागत किया जा रहा हो कि पार्लियामेंट में वो आए ही कितने बार हैं, तो लोगों को देख के शायद आश्चर्य हो रहा हो कि मोदी जी आ गए और ताली बजाकर उनका स्वागत किया जा रहा हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंतजार किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, अपनी बात को रखेंगे, शायद कुछ ऐसी बात कहेंगे मणिपुर को लेकर जिससे जो मणिपुर जल रहा है उसमें कुछ शांति की उम्मीद लगाई जाए। लेकिन उस 2 मिनट में भी आप ये देखिए क्या कुछ बोला गया। पूरे अपने 2 घंटे 14 मिनट के भाषण में 50 बार कांग्रेस का नाम लिया गया, कांग्रेस को 50 बार कोसा गया, और 1947 से लेकर अब तक तमाम चीजों को, पूरे इतिहास को, सही या गलत वो तो बात की बात है, उसको पेश किया गया। और कलावती को लेकर आपको पता ही है कि अमित शाह जी ने किस तरह से झूठ बोला था, और झूठ की कलई जो है वो तमाम खुल चुकी है। तो ये तमाम चीजें आपके सामने हैं, और अब आप ये देखिए मणिपुर पर बोलने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, और इस वक्त पार्लियामेंट में किस तरह की तस्वीर बनती है जो बेहद शर्मनाक ही है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 वरिष्ठ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। इसके साथ ही मेरे साथ राजेश बादल जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। हेमंत अत्री जी, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। पंकज जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। हमने कल देखा, इंतजार बहुत था, 20 घंटे तक इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई, और इंतजार इस बात का था कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो वो क्या बोलेंगे, क्योंकि अमित शाह को हम सुन चुके थे। लेकिन 2 घंटे 14 मिनट के भाषण में सिर्फ 2 मिनट मणिपुर के लिए, और वो भी हंसी ठहाकों, तालियों के बीच मजाक उड़ाते हुए, विपक्ष के लीडर का मजाक उड़ाते हुए, विपक्ष का मजाक उड़ाते हुए, इंडिया गठबंधन का मजाक उड़ाते हुए, कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए। बुशरा जी, कल का दिन बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। इतिहास इसको इसी रूप में याद करेगा। गुजरात की हिंसा के दौरान या उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नीरो बंसी बजा रहा था जब रोम जल रहा था, और कल जो हाल है उसको देखकर हम कह सकते हैं कि जब मणिपुर जल रहा था तो नीरो ठहाके लगा रहा था, चुटकुले सुना रहा था, और उससे भी बड़ी बात इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहा था।
भारत के प्रधानमंत्री ने कल संसद में खड़े होकर झूठ की जो इंतहा पेश की है और जो बातें कही हैं वो शर्मसार कर देने वाली हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए जो कहा कि एओ ह्यूम ने उसकी स्थापना की थी, तो वो भूल गए कि उसी कांग्रेस में तिलक भी थे, गांधी जी भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, ये सारे अध्यक्ष हुए हैं, पटेल ये भी अध्यक्ष हुए, नेहरू का नाम लेना तो कोई मतलब नहीं है मोदी जी के सामने, ये सारे लोग। तो कांग्रेस तो एओ ह्यूम ने स्थापित किया था एक तरह से सेफ्टी वॉल के रूप में। बिल्कुल सही बात है कि आप अर्जी लिखिए अंग्रेजों से और अपने लिए कुछ मांगिए, लेकिन गांधी जी आए और उसके पहले तिलक के जमाने से ही, जब स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जैसा नारा लगा, जब गांधी जी आए और उन्होंने कांग्रेस के उस एक छोटे मोटे क्लब के रूप में, जो उसके शहरी क्लब के रूप में जो उसका चरित्र था, उसको बदलकर एक राष्ट्रव्यापी चरित्र में तब्दील किया, खासतौर पर गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं सबको शामिल किया, तब वो आजादी का एक बड़ा आंदोलन बना। वो 1920 तक गए, पर भूल जाते हैं कि कांग्रेस ने तो एओ ह्यूम की कांग्रेस के पूरे चरित्र को बदल दिया। 1930 में जब लाहौर में रावी के तट पर जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ और उसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग मानी गई, कहा गया कि इस मांग को लेकर अब आंदोलन होगा, पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य को इस देश से उखाड़ फेंका जाएगा, तब उस समय आप लोग यानी मोदी जी के पुरखे क्या कर रहे थे? अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। कल के भाषण में कांग्रेस पर जो उन्होंने हमला किया है वो दरअसल भारत के संविधान, संविधान सभा और स्वतंत्रता आंदोलन पर हमला किया है, और ये सिर्फ वो कुंठित लोग ही कर सकते हैं जिन्होंने भारत के आजादी के आंदोलन के साथ गद्दारी की हो, और आरएसएस ने, बीजेपी के वैचारिक पुरखों ने यह गद्दारी की है। इनके जितने भी प्रणेता रहे, जितने भी बड़े बड़े इनके नायक रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जब पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल था, अभी 80 साल बाद प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी को क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल किया, लेकिन जब वाकई भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के की सरकार में मंत्री थे और वायसराय के सामने योजनाएं पेश कर रहे थे कि कैसे इस आंदोलन को कुचलना है। ये लोग 42 से 45 के बीच जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज लेकर आ रहे थे, तो ये कैंप लगा रहे थे अंग्रेजी सेना में भर्ती कराने का। तो पूरे आजादी के आंदोलन के दौरान देश की पूरी उस लड़ाई के साथ गद्दारी करने वाले, तिरंगे का विरोध करने वाले, संविधान का विरोध करने वाले आज कांग्रेस पर इस तरह का सवाल उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मिजोरम को लेकर जो उन्होंने कहा, यह तो इंतहा है। अरे भाई, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के कुछ समय बाद ही उस समय की जो स्थिति थी उसका फायदा उठाकर जो उस समय मिजो नेशनल फ्रंट था, उसने भारत से अलग होने की मांग पेश कर दी। 24 जनवरी को इंदिरा जी 1966 में प्रधानमंत्री बनी और 29 फरवरी को मिजो नेशनल फ्रंट ने भारत से आजादी की घोषणा कर दी। उस समय कोई भी सरकार होती तो क्या करती वो? उन्होंने सुकर्णो को पत्र लिखा, लाल डेंगा ने, इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे, और कहा कि हम भारत से अलग हो रहे हैं, हमारी मदद करिए। चीन, पाकिस्तान, सबका उन्हें मदद मिल रही थी। उस समय 5 मार्च 1966 को भारतीय वायुसेना ने वहां कार्रवाई की, इंदिरा जी ने कार्रवाई की, जो तुरंत कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री बनी थी। कोई भी प्रधानमंत्री होता तो अगर कोई हिस्सा देश से अलग होने की बात करता है, कोई संगठन उसके लिए सैन्य चुनौती पेश करता है, तो आपको उसको सैन्य चुनौती को सैन्यवादी तरीके से ही तो आप उसका मुकाबला करेंगे। और पूरे उस अभियान में सिर्फ 13 नागरिकों की मृत्यु हुई थी, जिन्हें हम आम नागरिक कहते हैं। और आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वहां नागरिकों पर बम बरसाए गए। कौन से नागरिक? और आप यानी जो मिजो भारत से अलग होने वाली जो धारा थी, उनके समर्थन में आज आप खड़े हैं इंदिरा जी पर हमला करने के चक्कर में। तो इस देश की तमाम वो प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया इस देश की एकता और अखंडता के लिए, उन पर आप इस तरह से बेशर्मी से झूठ बोलकर हमला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को शायद यही नहीं पता कि वो प्रधानमंत्री के पद पर हैं, वो पूरे देशवासियों के सबसे बड़े नेता हैं, वो मणिपुर के भी प्रधानमंत्री हैं, और अगर मणिपुर जल रहा है तो फिर उस पर पानी डालना, जख्मों पर मरहम लगाना उनकी पहली जिम्मेदारी है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम ये बात पता नहीं कब देख पाएंगे कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी सचमुच एक प्रधानमंत्री को जैसा होना चाहिए वो बोलना कब सीखेंगे। जी बिल्कुल राजेश जी, ऐसा लग रहा था कल जब हम सुन रहे थे प्रधानमंत्री को कि वो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कम बल्कि अपनी पार्टी के, बीजेपी के नेता ज्यादा लग रहे थे।
वो तमाम अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे थे, कांग्रेस को कोस रहे थे, राहुल गांधी का बिना नाम लिए, सोनिया गांधी का बिना नाम लिए वो तमाम बातें वो कह रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे विपक्ष का, विपक्ष के लीडर्स का, इंडिया गठबंधन का। और इस सब से ये भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक बौखलाहट भी है। जब से ये 26 दल सामने एक साथ इकट्ठा हुए हैं इंडिया के नाम से, लगे रहा है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये तमाम दल जो है एक साथ एक जगह इकट्ठे कैसे हो गए। और यही वजह है कि अलग अलग नामों से घमंडिया घमंडिया करके बार बार बुलाया जा रहा है। तो कल आपको क्या लगा कि हम अपने प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं, वो मणिपुर पर बोल रहे हैं, या आपको लगा कि एक पार्टी के लीडर की हैसियत से वो ज्यादा वहां पर नजर आ रहे थे? जी धन्यवाद बुशरा जी। देखिए कल जो हमने देखा अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई और लगातार उस चर्चा के बाद जो प्रधानमंत्री जी ने उत्तर दिया, वो उत्तर कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि एक पत्रकार के रूप में मैं बहुत निराश हूं। हमने अपने 47 वर्षों की पत्रकारिता में इंदिरा जी को देखा, सुना और पढ़ा है। अविश्वास प्रस्ताव पर उनके जो भाषण है, उनको इंटरव्यू किया है, राजीव गांधी को इंटरव्यू किया है, सुना है, उनके भाषण सुने हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह, नरसिंह राव, चंद्रशेखर, देवे गौड़ा, इंदर कुमार गुजराल, ऐसे तमाम, और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विद्वान, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे विद्वानों को सुना है। तो सचमुच में मुझे बड़ा अजीब सा लगा जब मैं इन सारे पूर्व, उनके जो मोदी जी के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री हैं, जब हम उनके भाषणों को सुनते हैं और याद करते हैं तो ये पाते हैं कि कल का जो भाषण था प्रधानमंत्री जी का, ये शायद सबसे निचले पायदान पर है और ये विशुद्ध चुनावी भाषण है। देखिए क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या है? अविश्वास, ये तो हम भी जानते थे कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है, तो ये साफ था कि सरकार गिरने वाली तो नहीं है। लेकिन होता यह है कि करीब करीब हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही हो या दूसरी कोई पार्टी सत्ता में रही हो, उसने अपने एक कार्यकाल में एक बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना तो किया ही है और करना ही होता है, क्योंकि ये एक संसदीय परंपरा है। यदि संसद इस हमारे लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है, तो अविश्वास प्रस्ताव जो उस मंदिर के विधान हैं, संस्कार हैं, उनमें से एक संस्कार है। तो इस नजरिए से अगर मैं पाऊं तो ये देखता हूं कि असंसदीय, न केवल अविश्वास प्रस्ताव पर जो प्रधानमंत्री जी का उत्तर है वो न केवल हमारे संसदीय प्रक्रिया की खिल्ली उड़ाता है, बल्कि ये भी प्रकट करता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर क्या बोला जाए शायद प्रधानमंत्री जी और उनके सलाहकार भी उनको नहीं बता सके। अब देखिए, आते हैं उन मसलों की तरफ, उन मुद्दों की तरफ। अभी तो राजनीतिक बात पर तो अभी हम अगले राउंड में आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण की जो अगर मैं बात करता हूं, सबसे बड़ा मुद्दा जो 3 दिन तक जो चर्चा चली और प्रतिपक्ष के मोर्चे ने जो उठाए मुद्दे, उनमें सबसे गंभीर और सबसे बड़ा मुद्दा तो मणिपुर का ही था, जिसके बारे में राहुल गांधी ने कहा कि भारत माता की हत्या हुई है। अब भारत माता का कॉन्सेप्ट क्या है बुशरा जी? भारत, अगर हम इस अपने देश को माँ का दर्जा देते हैं तो माँ की नजर में सारे बेटे समान होते हैं। इस देश में 130 करोड़ लोग, अगर 40 करोड़ लोग हैं तो वो सारे बच्चे उनके माँ के लिए बराबर होने चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, सारे एक समान है। और जब हमने पाया कि मणिपुर जैसे छोटे से राज्य में ये नहीं हो रहा है, वहां लोगों को बांटा जा रहा है, जैसे कि उत्तर भारत में पहले बांट दिया गया, उसी तरह से ये विभाजन जो हो रहा है, ये विभाजन जो मणिपुर में हुआ है, ये भी बड़ा खतरनाक विभाजन है। 300-350 के करीब चर्च जलाए गए, और ये जो चर्च जलाए गए हैं, आप बताइए कहीं आपने सुना है भारत की आजादी के बाद इस तरह से कोई धार्मिक स्थानों पर जो आक्रमण हुआ हो? अगर ऐसा हुआ है तो फिर मुझे मतलब क्या कहूं मैं इस बात पर, मेरे लिए मैं निराश हूं, क्योंकि इस मामले पर केवल 120 सेकंड का भी चर्चा का विषय नहीं आया। और उसमें क्या है, वो कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि वहां पर
जल्द ही शांति बहाल होगी। अरे शांति बहाल होने की स्थिति नहीं है वहां पे। वहां तो स्थिति यह है कि आपने राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई क्या की, और वो कौन सी स्थिति होगी जब आप किसी सरकार के खिलाफ उनको बर्खास्त करेंगे, उसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करेंगे, और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है मणिपुर में। देखिए, मणिपुर की राज्यपाल ये कह रही हैं कि उन्होंने जीवन में कभी इतनी बड़ी हिंसा नहीं देखी। राष्ट्रपति की प्रतिनिधि, संविधान की सर्वोच्च प्रतिनिधि राज्यपाल हैं, और वो जब ये स्वीकार कर रही हैं तो मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं कि एक राज्यपाल के रूप में वो अपने दायित्वों का निर्वाह करने में नाकाम रही हैं। वहां मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि एक मामला है, ऐसे ऐसे तो अनेक मामले आएंगे, और ऐसे अनेक सैकड़ों मामले हैं, तो आप क्या माना जाए, आप किस चीज की शपथ लेते हैं? संविधान की शपथ लेते हैं, कानून और व्यवस्था बनाए रखने की शपथ लेते हैं, अपने प्रदेश के हर नागरिक के आप पिता के समान होते हैं, और आप इस तरह से हिंसा, आप देखिए लूटे जा रहे हैं हथियार, वहां की पुलिस और सेना आपस में आमने सामने है, इतनी महिलाओं के साथ इतनी दुर्दशा, अत्याचार। मुझे अफसोस है कि प्रधानमंत्री के पास चूंकि इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए उन्होंने शांति का पूरा आश्वासन दिया। हमने अन्य बातचीतों में देखा, विपक्ष के अनेक साथी जो सदस्य हैं, उन्होंने किस तरह से अन्य मसले, सुप्रिया सुले ने महंगाई का मुद्दा उठाया, गौरव गोगोई ने बड़े प्रभावशाली ढंग से चर्चा की शुरुआत की, और भी तमाम जितने लोगों ने उस पर बोला, वो सारी चीजें इस बात को स्पष्ट करती हैं कि उन सारे मसलों पर, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो कोविड के दरमियान नाकाम प्रबंधन का हो, चाहे नोटबंदी के बाद उपजी हुई जो हालात हैं उसका हो, या अनुच्छेद 370 के मामले में जो जो प्रतिपक्ष को भरोसे में ना लेने का हो, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये उस अफसोस की बात है कि वो चर्चा में नहीं आई। और एक और बात हुई है कि देखिए, आपने प्रगति की बड़ी रंगीन सपने दिखाए, विकास की रफ्तार दिखाई, बताई कि विकास बड़ा तेज हुआ। हमने देखा कि जब माननीय मोदी जी ने की पार्टी ने सत्ता संभाली, तब इस देश पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, और 55 लाख करोड़ का कर्ज आज 9 साल में बढ़ के, ये जो 55 लाख करोड़ का कर्ज था वो 1947 से 2014 तक का है, वहां पहुंचा था, और केवल 9 साल में ये हो गया 165 लाख करोड़। 100 लाख करोड़ का कर्जा आपने लिया, जीएसटी का पैसा आप राज्यों को दे नहीं रहे हैं, रूस से आप डिस्काउंटेड रेट पर ईंधन ले रहे हैं, और आप यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। रिजर्व बैंक से आप 1,76,000 करोड़ का डिविडेंड आप प्राप्त करते हैं, जो अब भारत की आजादी के बाद से किसी ने नहीं लिया, किसी सरकार ने, वो लगातार इतने वर्षों तक आया। तो उसका हुआ क्या? इतना सारा पैसा गया कहां? कौन से विकास के सपने हम ये भी मानते हैं, चलिए विकास हुआ, मान लीजिए, हम मान लेते हैं, आपकी बात पर भरोसा करते हैं, तो ये विकास हुआ कौन सा है? आपको साबित करना होगा कि आपकी विदेशी मुद्रा में बड़ा आमदनी बढ़ी है, बेरोजगारी कितनी कम हुई है, आप रखिए, हम सुनना चाहते थे। लेकिन एक चुनावी भाषण के रूप में देखते हैं तो ये पाते हैं कि ये बहुत ही निराश करने वाला भाषण है। और अंतिम बात मैं इस चरण में कहूंगा कि उन्होंने, देखिए, अधीर रंजन चौधरी पर एक बात कही कि उनको बोलने का, शुरुआत करने का मौका नहीं मिला, गौरव गोगोई ने शुरुआत की, और तब उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, दृष्टांत दिए पहले के। एक बार जब एलओपी जो थे उन्होंने शुरुआत की, एक बार सोनिया गांधी ने शुरुआत की, ये अलग अलग हो। लेकिन उन्होंने ये देखा कि किस प्रतिपक्ष के नेता ने शुरुआत की। अगर उन्होंने ये भी देखा होता, पढ़ा होता, समझा होता कि उस अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा पर कोई प्रधानमंत्री ने क्या उत्तर दिया, अगर उन्होंने वो चर्चा सुन ली होती, पढ़ ली होती लाइब्रेरी से रिकॉर्ड निकाल के, उनकी ही पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी को 2 बार सामना करना पड़ा। चंद्रशेखर का उत्तर सुन लेते, नरसिंह राव का सुन लेते, क्योंकि नेहरू, इंदिरा और राजीव से तो उनको चिढ़ है ना। इंदिरा ने 15 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। नेहरू जी, जबकि कोई प्रतिपक्ष बहुत कमजोर था, मुद्दे नहीं थे, तो 40 घंटे की बहस कराई थी। और आपने 20 घंटे संसद के, जिस आप सोचिए 1 मिनट पर लाखों रुपए खर्च होते हैं संसद की कार्रवाई पर,
आपने 20 घंटे चर्चा कराए और आधे उसके आपने नारेबाजी पर, चुनावी सभा करने पर आपने लगा दिया, संसद को आपने चुनावी अखाड़ा बना दिया। इसने मुझे बहुत निराश किया है। एक जर्नलिस्ट के रूप में कह सकता हूं कि मैंने अपने 47 साल की पत्रकारिता के जीवन में किसी भी प्रधानमंत्री के अगर हम मूल्यांकन करूं तो ये सबसे निचले पायदान पर खड़ा हुआ एक भाषण। जी बिल्कुल। और अविश्वास प्रस्ताव किसी ऐसी चीज पर लाया गया था जहां पर एक स्टेट जो है वो आस लगाकर, शायद उसने आवाज भी छोड़ दी होगी, उम्मीद लगाकर ये देख रहा था कि प्रधानमंत्री आखिर क्या बोलते हैं। क्योंकि जब गौरव गोगोई बोले तो गौरव गोगोई ने बाकायदा तौर पर सुझाव भी दिए, ये बताए उन्होंने बाकायदा तौर पर पॉइंटर्स कि क्या क्या किया जाना चाहिए और क्या क्या हो सकता है जिससे वहां पर अमन शांति बहाल हो जाए। लेकिन लग ऐसा रहा था कि सिर्फ लफाजी के अलावा और उस पूरे भाषण में कुछ नहीं था। हेमंत अत्री जी, आप देखिए कि राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया जाता है, अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड किया जाता है, संजय सिंह को सस्पेंड किया जाता है, डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड किया जाता है। तो लग ऐसा रहा है कि अगर कोई भी विपक्ष का नेता अपनी बात रखेगा और अगर कुछ एग्रेसिव ढंग से शायद रख देगा या उस जगह पर चोट करेगा जहां सबसे ज्यादा तकलीफ हो, तो उसे सबसे पहले सस्पेंड कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो चाइनीज एजेंट सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बोलते हैं, गद्दार तक उनको कह देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना उनका सस्पेंशन होता है और ना उनको बोलते वक्त रोका जाता है। तो आपको नहीं लग रहा कि पार्लियामेंट में भी जो कुछ हो रहा है, बार बार अमित शाह और प्रधानमंत्री जी ये बोलते हैं देश देख रहा है, तो देश तो सब कुछ देख रहा है, तो देश ये भी देख रहा है कि किस तरह से विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें स्क्रीन से हटाया जा रहा है, उनके भाषण को एक्सपंज किया जा रहा है, उनके माइक्स को ऑफ किया जा रहा है, उनकी स्पीच में 19-19 कट्स लगाए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी हैं और उनकी जो पूरी कीर्तन मंडली है उनको सवालों से सख्त नफरत है। वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसमें सवाल पूछना वर्जित है। ये पूरे 9.25 साल के शासनकाल ने एक बात स्थापित की। दूसरा जो इसका जो टेक्निकल रीजंस जाएंगे आप उसके अंदर, तो सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री जी मोनोलॉग के चैंपियन है। मोनोलॉग का मतलब एक तरफा संवाद, जहां कोई दूसरा बोलेगा बीच में तो उनको वो पसंद नहीं। और यही कारण है कि पिछले 20 तारीख से लेकर के आज जब संसद समाप्त हुआ है, बीच में कितना कामकाज हुआ और किस तरह का कामकाज हुआ। मुझे केवल एक सवाल का जवाब बताइए आप कि जब इतने सोम्बर इशू पर, मणिपुर एक हमारे देश का ऐसा हिस्सा है जो सेंसिटिव है, बॉर्डर स्टेट है, वो जल रहा है और उसकी हालत 100 दिन हो गए आज, उसकी स्थिति काबू में नहीं आ रही है। उसके ऊपर विपक्ष को मजबूर होकर, चूंकि प्रधानमंत्री ने अपना मुंह नहीं खोला, संसद में सुओ मोटो बयान नहीं दिया, रिक्वेस्ट के बावजूद भी नहीं दिया, तो उसके ऊपर विपक्ष को मजबूर होकर के प्रधानमंत्री को जबरन संसद में लाना पड़ा अविश्वास प्रस्ताव के जरिए। ये सच बात है। तो ये जो अवसर था, ये कितना सोम्बर अवसर था, कितने शालीनता का अवसर था, कितना सौम्यता की बात थी इसमें, कितना गंभीर था, और इसमें प्रधानमंत्री के चेहरे पर कितनी विनम्रता का भाव होना चाहिए था, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव इशू था। और प्रधानमंत्री जब कल बोलने के लिए खड़े हुए और उनका जो 132 मिनट का आप भाषण देखेंगे, कोई भी समझदार व्यक्ति उसको प्रधानमंत्री का भाषण कह ही नहीं सकता। वो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कट्टर प्रचारक होते हैं उसके भाषण के अलावा कुछ नहीं था। उसके अंदर ना कोई मेरिट थी, उसके अंदर क्या था। इतने संवेदनशील मसले पर संसद के अंदर हंसी टिटोली हो रही थी, उसके ऊपर आप तंज कस रहे थे, चुगलबाजी कर रहे थे, घटिया छीटाकशी कर रहे थे, बड़बोलापन कर रहे थे, और टू दैट एक्सटेंट आपने अपने नैरेटिव के अंदर, जो कि आपका एक तरफा नैरेटिव है, उसमें वायुसेना को भी घसीट लिया और सेना को भी घसीट लिया। क्या ये एक प्रधानमंत्री का स्तर होता है? इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर, और कहते हैं कि अधीर रंजन चौधरी को बोलने का अवसर नहीं दिया। बोलने का अवसर तो अविश्वास प्रस्ताव पर राजनाथ सिंह भी बैठे हुए थे वहां पर, उस पर उनको भी नहीं दिया गया बोलने का अवसर। तो नितिन गडकरी आपके पूर्व अध्यक्ष हैं, उनको भी बोलने का अवसर नहीं दिया गया। तो आपका जो ये सिलेक्टिव जो सारी चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें इनको भी देश देख रहा है। मेरा दूसरा सवाल बुशरा जी ये है कि जो ये अविश्वास प्रस्ताव रखा, ये गौरव गोगोई ने क्यों रखा? क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, उनको सारे मसले की समझ है और वो उस नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने अपने शुरुआती भाषण में 3 शब्द कहे, 3 सवाल कहे,
उन्होंने पहला कहा कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर क्यों नहीं गए, क्या ये सवाल गैरवाजिब है। दूसरा उन्होंने कहा कि धारा 356 लगा करके सरकार मणिपुर की बर्खास्त क्यों नहीं की, क्योंकि इट हैज मिजरेबली फेल्ड। और तीसरा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर 77 दिन तक चुप क्यों रहे। ये 3 वाजिब सवाल थे। प्रधानमंत्री जी ने 132 मिनट तक तकरीर की, क्या इन तीनों में से किसी एक सवाल का जवाब मिला देश को? तो देश तो ये नहीं देख रहा है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री जी ने जो पूरी बातचीत का जो स्तर लेके गए हैं, जितना नीचे स्तर लेके चले गए, मतलब मेरी सियासत के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करूंगा, मुझे ना परंपराओं की चिंता है, ना मर्यादा की चिंता है, ना मुझे अपने पद की गरिमा की चिंता है, मुझे केवल वही कहना जो मुझे पॉलिटिकली सूट करता है। संसद के अंदर जिस तरीके से कल उनके आगमन पर मोदी मोदी के नारे से कल कोई सेलिब्रेशन का अवसर था क्या? कल पूरी भारतीय जनता पार्टी के आत्म मंथन का दिन था कि उन्होंने मणिपुर को कहां ला करके खड़ा कर दिया। उनके गृह मंत्री कहते हैं कि हम उस मुख्यमंत्री को इसलिए बर्खास्त नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें सपोर्ट कर रहा है, हमारी सारी बातें मान रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वहां जो हथियारों वेपन लूटे गए उसमें आपकी भी सहमति है? वहां पर 6 लाख गोलियां लूटी गई, क्या उसमें भी आपकी सहमति है? और अगर ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं है तो फिर क्या होता है? मणिपुर को आप तुलना कर रहे हैं देश के, मैं कहता हूं 47 से लेकर के आज तक इतनी भयावह स्थिति इस देश के किसी हिस्से में नहीं हुई, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे पंजाब का आतंकवाद हो। कहां पर हथियार लूटे गए बताइए मुझे इस तरीके, इतने बड़े पैमाने पर, और केंद्र सरकार चुप है और रादर उस मुख्यमंत्री को शाबाशी दे रहे हैं। ये वही मॉडल है जो गुजरात के अंदर सक्सेसफुली लागू किया गया था पार्शियली। और वहां पर अगर आपको एक याद हो बुशरा जी, तो प्रधानमंत्री का एक बड़ा फेमस इंटरव्यू है, तब उनसे पूछा गया था कि जी आप गुजरात के अंदर और क्या बेहतर कर सकते थे, कहां चूक रह गई। तो प्रधानमंत्री जी ने उसी तरीके से जो उनका टिपिकल अंदाज है, उन्होंने एक जवाब दिया था, आपको याद होगा, बड़ा फेमस इंटरव्यू है, कि अगर मैं कुछ समझ पाता तो ये कि मीडिया को और बेहतर हैंडल किया जा सकता था। और इन 9.25 सालों में उन्होंने इस मीडिया को ही बंदी बना के दिखाया है। इस पूरे देश के मीडिया को जो 4th पिलर था उसको उन्होंने ना केवल बंदी बना लिया है बल्कि सरकार का आर्म बना लिया है। कल से आप जब से उन्होंने ये भाषण दिया है, क्या आपने किसी मुख्य धारा के टीवी चैनल और किसी अखबार, टेलीग्राफ को छोड़ दीजिए, एक आध चुनिंदा अखबार को छोड़ दीजिए, आज आप अखबारों की कवरेज देखिए, शर्म आती है पढ़ करके, कोई सवाल ही नहीं है। और एडिटोरियल्स के अंदर प्रधानमंत्री का यशोगान किया गया है। अगर मणिपुर पे भी इस देश का मीडिया सवाल नहीं पूछ सकता है तो हम कहां पहुंच गए बुशरा जी? सवाल केवल देश की एकता और अखंडता का है, और आपने वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये अकेले मणिपुर का सवाल नहीं है। मुझे एक सवाल का जवाब और दे दीजिए आप, मणिपुर से 2 सांसद आते हैं, क्या उनको अविश्वास, दोनों के दोनों एनडीए के समर्थक है, एक बीजेपी का है, एक एनडीए का समर्थक है, क्या उनमें से किसी को एक शब्द बोलने दिया गया? ये इंटरनल डेमोक्रेसी है भारतीय जनता पार्टी की, ये अकाउंटेबिलिटी है। क्या उनको शर्म नहीं आनी चाहिए कि उस देश, उस प्रदेश के अंदर जो कुछ हुआ, और वहां के मंत्री ये कह रहे हैं, वहां की गवर्नर ये कह रही है, वहां के केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, और आप अपनी छाती पीट रहे हैं? अगर ये आपके लिए शान की बात है तो माफ कीजिएगा मोदी जी, मेरे लिए ये और पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि अगर आपका ये राष्ट्रवाद है तो ऐसे राष्ट्रवाद से तो हिंदुस्तान को भगवान बचाए। ये जो बड़बोलापन है, ये चुनावी सभाओं में ठीक है आपके लिए, लेकिन संसद की मर्यादा, गरिमा और परंपरा को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके की नारेबाजी आपने करवाई, जिस तरीके के शब्द, मुझे एक बात है, ये राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया था, भारत माता शब्द को एक्सपंज कर दिया गया है, और आप सोनिया गांधी और पूरे विपक्ष को चीन का एजेंट बता रहे हो, वो एक्सपंज नहीं हुआ। क्या संसदीय है, क्या असंसदीय है? इस देश का संसदीय इतिहास मौजूदा दोनों सदनों की चेयर को भी बहुत ही गंभीरता के साथ उनके कामकाज का आकलन करेगा। उनको भी ये याद रखना होगा, दोनों चेयर्स को, कि वो किस रूप में याद किया जाना चाहेंगे खुद को। ये बहुत ही गंभीर दिशा में चला गया है मामला, और संसद की मर्यादा तार जी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, और यही वजह है कि विपक्ष के लीडर्स ने आज पार्लियामेंट के बाहर इसको लेकर मार्च भी किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है उनकी प्रतिमा के बाहर उन्होंने वॉक की और वहां पर जाकर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। जिस तरह से जो विपक्ष नेता हैं, खासतौर पर अधीर रंजन चौधरी की बात वो कर रहे थे कि उनको किस तरह से सस्पेंड किया गया है इसको लेकर। लेकिन पंकज जी, हम ये देख रहे थे कि कल प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 2018 में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए और 2019 में आप ये देखें कि प्रचंड बहुमत हमें मिला। उन्होंने कहा कि हम धन्यवाद देते हैं आपका कि आपने फिर से
आप ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। इससे अब ये जाहिर हो गया है कि अब 2024 में भी हमारी सरकार बनेगी, फिर 2028 में आप फिर से इसी तरह से आप लेकर आइएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो और उससे पहले हमने देखा था कि अमित शाह जब मध्य प्रदेश जब गए थे, एक बार नहीं कम से कम 4-5 उनके दौरे हो चुके हैं, उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर इस बार भी अगर हमारी सरकार यहाँ बन जाती है तो हमें 50 साल तक कोई हटा नहीं सकता है। राहुल गांधी ने यह कहा था कि लंका को जो है वो हनुमान ने नहीं बल्कि रावण के अहंकार ने जलाया था। क्या आपको इन सब बातों से सत्ता के अहंकार की बू नहीं आती, जहां आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं? माना कि आपको 2024-2019 में आपको जनता ने, लोकतंत्र है, हमें उसको स्वागत करना चाहिए, जनता ने चुनकर आपको बिठाया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अहंकार की नहीं दिखता है जब आप इस तरह से ठोक कर टेबल कहते हैं कि 2024 में हम फिर आ रहे हैं, और फिर उसके साथ साथ झूठे वादों की जो फहरिस्त है वो शुरू हो जाती है उनकी। बुशरा जी, पूरी दुनिया का इतिहास ऐसे तानाशाहों से भरा हुआ है जिन्हें अपने जमाने में ये लगा था कि अब बस उनके बाद कुछ नहीं या उनसे बड़ा कुछ नहीं, पर आज उनके कंकाल अगर कब्र में हैं तो पड़े हुए हैं, चींटियां खा रही होंगी उनको और बाकी वो राख हो गए होंगे। न जाने कितने लोग इस भाषा और इस भंगिमा के साथ लगातार इतिहास के मोड़ पर मिलते रहे हैं और इतिहास के कूड़ेदान में जाते रहे हैं। चुनाव जीत जाना एक बात है, चुनाव जीत कौन सकता है नहीं सकता है, उसकी बहुत से कारण होते हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। पर अगर उसके साथ ये बता देते वो कि उनकी जीत से भारत की जनता का या भारत का कितना भला हुआ। उन्होंने ही कहा था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, उन्होंने ही कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल, नौजवानों को रोजगार देंगे, उन्होंने ही जिस तरह से वायदे जो इस देश में किए, मैं 15 लाख वाली बात तो नहीं दोहराऊंगा क्योंकि उसको तो खुद ही जुमला कह चुके हैं उनके ही गृह मंत्री जी, लेकिन ये तो उन्होंने कहा ही था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पर मैंने अपनी उम्र में, इस उम्र में आकर, जबकि मैं आधी सदी से ज्यादा जीवन जी चुका हूं, तो टमाटर को 300 रुपए बिकते मैंने नहीं देखा, 200 रुपए की दाल बिकते नहीं देखा है प्रति किलो। तेल का, पेट्रोल का, डीजल का, खाने के तेल का वगैरह वगैरह जो दाम है, जो एक आम आदमी की जिंदगी में जो उसके जीवित रहने के लिए जो जरूरियात हैं, उसमें क्या तरक्की हुई है। वो कह रहे थे हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से घूम रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या रेट हो गए, क्योंकि हवाई जहाज से चलना, अफोर्ड कर पाना, मतलब मेरे लिए तो खैर वो संभव ही नहीं हो पाता, पर हवाई चप्पल है मेरे पास। ये कुछ भी बोल सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी, आपने देखा होगा कि बवाल, उस फिल्म में एक डायलॉग है कि माहौल ऐसा बनाओ कि लोग रिजल्ट के बारे में बात मत करें। एकदम दुरुस्त बात। संसद में नारे लग रहे हैं मोदी मोदी, वो एक तरफ से बोल रहे हैं, वो दूसरी तरफ से बोल रहे हैं, जैसे रैली हो रही है। संसदीय इतिहास में जो संसदीय बहसों का भी इतिहास है, जो उसकी परंपराएं हैं और उसकी गंभीरता है, उस सब पर कल उन्होंने मिट्टी का तेल डालकर बाकायदा माचिस लगाई। और जैसा अभी मित्र ने कहा कि पूरा जो कीर्तन मंडली थी वो उसको वाह 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 ठेका दे रही थी, संपुट दोहरा रही थी। क्या होगा इस देश का? अब तो यह है कि इन्हें चुनाव भी शायद बहुत तकलीफ दे रहे हैं। आज आपने उस बिल के बारे में सुना ही होगा कि अब इन्हें चुनाव, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उसके चयन में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी उपस्थिति खल रही है। वो कह रहे हैं उनकी जरूरत नहीं है, केवल नेता विपक्ष, प्रधानमंत्री और एक कोई उनके द्वारा चुने हुए कैबिनेट मिनिस्टर के तहत वो आएगा, यानी जो चुनाव आयुक्त चुना जाएगा वो सीधे सीधे सरकार की इच्छाओं के हिसाब से होगा कुल मिलाकर। तो न्यायपालिका पर भी वो टिप्पणी कर रहे हैं। भाषण में भी कल न्यायपालिका को उन्होंने एक तरह से इशारे में कुछ कहा है, अगर आपको याद होगा। रुक गए लेकिन उन्होंने इशारे में कह दिया। नहीं, उन्होंने कहा कि मणिपुर को लेकर अदालत का, उन्होंने कहा कि मणिपुर को लेकर अदालत का एक फैसला आया है और हमें पता है अदालतें कैसे काम कर रही हैं। अब ये अब सोचिए, ये सीधे सीधे जिस मणिपुर को लेकर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वहां व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए उसने वहां पर एसआईटी का मसला हो या 3 महिला जजों की नियुक्ति का मसला हो, वो सब जिस तरह से किया है
उससे स्पष्ट है कि डबल इंजन की जिस सरकार का दावा किया जा रहा था बीजेपी की ओर से मणिपुर में, वो डबल इंजन की सरकार दरअसल न जाने कब पटरी से उतर गई है, बल्कि किसी नदी में किसी पुल से नीचे जाकर इंजन सारे पड़े हुए हैं। और बजाय इसके कि उस पर शर्मिंदा हो, हमारे प्रधानमंत्री सीधे सुप्रीम कोर्ट की ओर इशारा कर रहे हैं, उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो इनके लिए तो चुनाव भी अब एक हर्डल है, न्यायपालिका भी एक हर्डल है, तो अंततः लोकतंत्र ही इनके लिए एक हर्डल है, इनके लिए लोकतंत्र एक बाधा है। और इसीलिए संविधान पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, सारे लोकतांत्रिक संस्थाओं को जिस तरह से पंगु बना दिया गया है, वो बताता है कि भारत एक दरअसल इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, एक ये डेमोक्रेसी नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी आज आप कहां खड़े हैं, 108वें नंबर पर, और कहा जा रहा है कि भारत तो आंशिक लोकतांत्रिक देशों की स्थिति में है, कि यहाँ आंशिक लोकतंत्र है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि एक तरफ आप अपने को लोकतंत्र की जननी बताएं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताएं, और जो मानक है उस पर जब कसा जाए तो आप आंशिक लोकतंत्रों की श्रेणी में आए। धीरे धीरे बनाना रिपब्लिक की ओर आप बढ़ते नजर आ रहे हैं, जहां की सरकार और जहां का मीडिया हर क्षण हर जगह दंगा ही कराने में जुटा हुआ है। तो आइडिया ऑफ इंडिया को लगातार क्रश करके भारत की जनता के बीच नफरत का निरंतर प्रवाह पैदा करके, ये अगर राजनीतिक अपनी सफलता प्राप्त करना, अगर इन्हें इसमें बड़ा सुख मिल रहा है, तो फिर ये इस देश को राख करके शासन करना चाहते हैं। ये इस देश की आत्मा, इस देश की खूबसूरती, इस देश की हरियाली, इस देश का हर सौंदर्य, हर वैभव नष्ट करके मानेंगे। राजेश जी, हम ये देख रहे हैं कि पूरे मुल्क भर में क्या कुछ हो रहा है, मणिपुर से लेकर हरियाणा, नू, और उसके बाद जो तमाम रैलियां निकल रही हैं देश भर में, जहां पर मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात कही जा रही है, जहां उनसे किसी भी तरह का कोई ताल्लुक ना रखने की बात कही जा रही है, उनके धर्म के खिलाफ, उनकी महिलाओं को लेकर तमाम तरह की बातें जो हैं सड़क पर हो रही हैं। वो आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो हर रोज पैरों तले कुचला जा रहा है, रौंदा जा रहा है। लोग कहते हैं कि ये इलेक्शन जीतने के लिए किया जा रहा है। क्या आपको भी लगता है कि ये सिर्फ इलेक्शन भर तक है? क्योंकि हमने ये तो 9.5 साल में लगभग हर कुछ दिन के बाद, या मैं कहूंगी हर रोज कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, धर्म संसद के नाम पर या फिर नफरत फैलाने के नाम पर, हर जगह हम ये देख रहे हैं। तो क्या इसको सिर्फ इलेक्शन तक ही महदूद कर दिया जाए कि ये सिर्फ इलेक्शन जीतने भर तक है, या फिर ये कुछ और बड़ी बात? देखिए बुशरा जी, जो पार्टी सारे साल, मतलब आज जो भारतीय जनता पार्टी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो पार्टी नहीं है जो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने शुरू की थी 1980 में। और हम लोगों ने देखा था कि वर्षों तक उन्होंने अपने नीति और अपने मूल्य नहीं छोड़े, चाहे संसद में उनको कामयाबी मिले या ना मिले। आज हम जिस तरह की पार्टी पाते हैं, तो ये तो 24 घंटे सारे साल केवल चुनाव इलेक्शन मोड में रहती है। तो जो पार्टी सिर्फ इलेक्शन मोड में रहती हो, तो उसका एकमात्र उद्देश्य क्या होगा? जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि 2028 में एक बार फिर आप अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हो जाइए, तो इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ यही था। तो 2028 की जब वो बात करते हैं, तो जाहिर है कि उन्हें संविधान के उन सारे प्रावधानों को ताक में रखना पड़ेगा जो प्रावधान इस देश के हर नागरिक को जोड़ते थे, जो इस देश के जो इस देश की मिट्टी में रच बस गए थे, जो हम सबको मिलाकर के एक साझा संस्कृति की एक ऐसी मिसाल पेश करते थे जिसकी वाहवाही दुनिया भर में होती थी। हमने देखा है, मैं गया हूं, विदेशों में गया हूं, और पाया है कि भारत में जितने तरह की जातियां, उपजातियां, धर्म जिस तरह से पनपे हैं और जिस तरह से साथ रहते आए हैं हम, उसकी मिसालें और उस माहौल की चर्चा हमने वहां विदेशों में देखी है, अमेरिका जैसे देश में हमने देखी है। लेकिन अब जो आपने 2 उदाहरण दिए, नूह का उदाहरण, हरियाणा का, और मणिपुर का जो उदाहरण दिया है, मैं बहुत साफ कह सकता हूं कि देखिए अगले साल चुनाव का साल है, और 10 साल के बाद निश्चित रूप से जो नकारात्मक वोट है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट है, वो उसका एक बड़ा विकराल आकार हो गया है। और ऐसे में सांप्रदायिक विभाजन के अलावा उनके पास कोई दूसरा पैंतरा या कोई दूसरा हथियार है नहीं, क्योंकि उपलब्धियों के नाम पर सिफर है।
जब उपलब्धियों का खजाना खाली हो तो आप क्या करेंगे? आपके पास है क्या? तो आप लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह या अंग्रेजों की तरह लड़ाएंगे आपस में, पति को पत्नी से, परिवार के। आप देखिए यही तो हो रहा है ना, कितने परिवार बट गए राजनीति के नजरिए से जब से सत्ता में आए ये लोग। समाज को बांट दीजिए, धर्मों में बांट दीजिए, अगड़ों पिछड़ों में बांट दीजिए, सिर्फ बंटवारे की राजनीति है। अब मणिपुर का अगर हम देखें तो ये मणिपुर के एक ऐसा प्रयोग मुझे तो लगता है कि समूचे नॉर्थ ईस्ट में देखिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो ठोस वोट बैंक है वो कांग्रेस का है। और चूंकि अपने दम पर अगर उन्हें सत्ता में आना है अगले चुनाव के बाद, अगले चुनाव में, तो उन्हें क्या करना होगा? उन्हें यह करना होगा कि समूचे उत्तर पूर्व में उनसे असहमत लोगों को इतना डरा दिया जाए, इतना भय फैला दिया जाए कि वो वोट करने जा ही ना सकें। मणिपुर ये एक प्रयोग है, ये असम के पास भी संदेश है, नागालैंड के लिए भी है और मिजोरम के लिए भी है और अरुणाचल के लिए। लोग ये सोचेंगे यार हिंसा हो रही है, इतना माहौल खराब है, कौन वोट करने जाए? तो जो असहमत लोग हैं या जो उनका वोट बैंक नहीं है वो वोट करने जा ही ना पाए। आप देखिए हरियाणा का नूह जो हुआ है, तो आप नूह उसके चारों तरफ देखिए ना, हिमाचल में उनकी सरकार नहीं है, पंजाब में उनकी सरकार नहीं है और दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है। और हरियाणा की तो वो एक ऐसी कलंकित सरकार है कि जिसने जो है पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिल गए, जो पूरे चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते रहे, आग उगलते रहे, एक दूसरे से लड़ते रहे और चुनाव के बाद मिल गए। तो उस इलाके में अगर उन्हें कोई विभाजन इस तरह से करना है कि वो अपनी दम पर सरकार बना सके, तो इससे बड़ी बात और उनके लिए क्या हो सकती है? तो ये जाहिर जो आपने सवाल किया कि सियासी बात है, और सियासी मामले के अलावा इस पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है। और एक बार अफसोस की बात यह है कि दाढ़ में वो खून लग गया है कि बिना काम किए कैसे चुनाव जीता जाए। काठ की हांडी बार बार नहीं थी बुशरा जी। अविश्वास प्रस्ताव के दरमियान हमने देखा कि इस इलेक्शन के नजरिए से वो क्या क्या उन्होंने उपमाएं नहीं दी। उन्होंने काले कपड़ों पर तंज किया, ड्रेस पर, संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर काले कपड़ों पर बात हो रही है, भेंट और बेटे को सेट करने की बात हो रही है। ये कौन सी भाषा है? वो इस बात पर तो राहुल गांधी के तंज करते हैं, वो टिप्पणी करते हैं कि वो खेत में फोटो कराते हैं या वीडियो शूट कराते हैं, लेकिन खुद केदारनाथ गुफा में जाकर के जो करते हैं और उसका लाइव सीधा प्रसारण होता है, वो क्या था? वो तो सरकारी पैसे से था। राहुल गांधी का वीडियो शूट सरकारी पैसे से नहीं था। केदारनाथ आप गए थे, गुफा में गए थे, माफ कीजिए, आध्यात्मिक शांति जो होती है वो एक बहुत ही निजी किस्म का एहसास है, वो सार्वजनिक और सियासी एहसास नहीं है। वो आप अपनी आत्मा की शांति के लिए जाते हैं और उसका ढोल पीटते हैं सरकारी दूरदर्शन के जरिए। तो ये कौन सी ऐसी बातें हैं? ये देखिए, अब कुल मिलाकर के स्थितियां तो बड़ी अटपटी हैं, बट मुझे ये कहना होता है कि हमने अटल बिहारी वाजपेयी का दौर भी देखा है, जो एक वोट से पराजित होकर भी मुस्कुराते हुए बाहर आए थे। बहुत ही शानदार भाषण था, क्योंकि वो लोकतंत्र में यकीन रखते थे। हमने दूसरी बार भी देखा कि जब दूसरी बार उनके खिलाफ आया तो उन्होंने क्या भाषण दिया और किस तरह से। अगर नरेंद्र मोदी जी यही देख लें, यही पढ़ लें, तो क्या बात है। और एक जो अभी बात हो रही थी एक तानाशाही वाले उनके कीड़े की, तो अदम गोंडवी साहब ने तो बहुत साल पहले लिख दिया था कि हैं कहाँ हिटलर, हलाकू, जार या चंगेज खां, मिट गए सब कौम की औकात को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से आपने इस बात को पूरा समअप किया है। और हेमंत अत्री जी, आखिरी सवाल आपसे, फिर मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगी कि 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और 2024 भी बहुत कुछ दूर नहीं है। हमने उसका ट्रेलर कल देख लिया। हमने पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जब प्रधानमंत्री बोले और उससे पहले अमित शाह बोले कि किस तरह की पटकथा जो है वो लिखी जा रही है और क्या कुछ आगे हमें देखने के लिए मिल सकता है। क्या आपको लग रहा है कि फिलहाल ये जो इंडिया गठबंधन बना है, इससे किसी ना किसी तरीके से एक घबराहट है
या फिर इसको हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि घबराहट है, इसीलिए इस तरह की तमाम चीजें, चाहे वो नाम बदलना हो, घमंडिया कहना हो, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन ये भी बात साफ है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर दीज पार्टीज, क्योंकि साम दाम दंड भेद की सियासत में यकीन रखने वाली बीजेपी जाहिर सी बात है कि वो तमाम कोशिशें करेगी कि इलेक्शन से पहले, चाहे वो असेंबली के हो या 2024 के हो, कि किस तरह से इन दलों को तोड़ा जाए और इंडिया गठबंधन को तोड़ा जाए, ताकि वो उसको मकसद हासिल हो जिसके लिए वो बेचैन है। जो जब विधानसभा चुनाव की आपने बात की, उसमें 26 पार्टियों का कोई बहुत ज्यादा या इंडिया गठबंधन का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि वहां वन ऑन वन फाइट है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, इवन तेलंगाना देख लीजिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट फाइट है। और तेलंगाना में भी बीजेपी नहीं है, बीआरएस है, और बीजेपी ने बीआरएस को एक तरीके से हाईजैक करने की कोशिश की है, शराब घोटाले में उनकी बेटी को जो भी जिस तरीके से वो प्रेशराइज करके की। जो कल का जो प्रधानमंत्री का स्टैंड अप मोनोलॉग था, वो बहुत सारी बातें कह रहा है, जैसा आपने राइटली पॉइंटेड आउट किया आपने सारी की सारी बात। बेसिकली क्या है कि कल प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, कल उन्होंने जो छद्म राष्ट्रवाद की जो प्रकाष्ठा है वो उन्होंने साबित करके दिखाई। उन्होंने कहा कि एक छोटा सा द्वीप था जो श्रीलंका को इंदिरा गांधी ने दे दिया, उसका जिक्र किया उन्होंने ये नहीं बताया कि सिक्किम का एक्सेशन कैसे हुआ था, उन्होंने ये नहीं बताया कि गोवा का एक्सेशन कैसे हुआ था। प्रधानमंत्री जी का जो ये सिलेक्टिव जो चीजें हैं ना, कि जो मेरे काम की है बस वही बात है। और कल जिस बेशर्मी के साथ पाकिस्तान का जो जिक्र किया गया, बिना किसी सबूत के, बिना किसी बात के, पाकिस्तान का तो 56 इंच का सीना पटक रहे थे, वो लगातार पीट रहे थे। और चाइना का उन्होंने कल फिर नाम ले लिया। चाइना ने जब इन्होंने कहा कि कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं, उसके बावजूद सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते कि 7062 स्क्वायर किलोमीटर चाइना के पास अभी है, लद्दाख के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। प्रधानमंत्री ने क्या इस पे मुंह खोला? चुनाव में आप किस बात पे जाते हैं जब आप 9.25 साल से शासन में होते हैं और जिस डबल इंजन की बात करते हैं? मैं तो ये कहता हूं ये डबल इंजन है ही नहीं, ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रबल इंजन है। आप सिक्किम में तो आप अपने जो है मणिपुर में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, जहां जहां इनका शासन है वो ट्रबल इंजन है। और इनकी तो सफलता है, 9.25 साल के बाद आप भारतीय जनता पार्टी की सफलताओं पे चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस पार्टी को गालियां देकर चुनाव लड़ेंगे? आप चाइना का नाम लेते नहीं है, कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं है। वो 20 सैनिक कैसे शहीद हो गए हमारे गैलवान के अंदर? कितने स्मार्ट सिटी आपने आज तक बना दिए, कितने लोगों को आपने रोजगार दे दिया, 2 करोड़ रोजगार की बात करके आए थे। क्या आप देश के लोगों की पेगासस से जासूसी करने के लिए सत्ता में आए थे? कहने का सबब यह है बुशरा जी कि चुनाव अपनी सफलताओं पर लड़ा जाता है। सफलता के नाम पर आपके पास क्या है? आपने कल एक बात कही, बहुत बड़ी बात कही प्रधानमंत्री ने, कि अगली बार मैं आऊंगा, अहंकार, बड़बोलापन, अगली बार तो मैं आऊंगा ही। मोदी जी को ये बात समझनी चाहिए, डेमोक्रेसी है, राजशाही नहीं है। यहां पर चुनाव जनता लड़ाती है, जनता वोट देती है। और घमंड तो लंकेश का भी नहीं बचा इस देश के अंदर, इस पूरे समाज के अंदर, इस सृष्टि के अंदर। प्रधानमंत्री जी कल कहना क्या चाह रहे थे? वो ये सारी बातें करके बेसिकली वो अंदर से हिले हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, और अति विश्वास में अपनी कीर्तन मंडली की, जो भजन मंडली की, जो तालियां बजवा रहे थे, उनसे संसद में नारे लगवा रहे थे, वो एक बात फिर भूल रहे हैं कि इस देश ने इंदिरा गांधी को इतने पाकिस्तान के सफल ऑपरेशन के बाद दुनिया का समकालीन इतिहास का सबसे सफल ऑपरेशन था बांग्लादेश का अलग होना देश का। वो एक क्लियर विक्ट्री है आज समकालीन इतिहास में, कोई क्लियर मिलिट्री विक्ट्री अगर है तो वो थी। उसके बावजूद इंदिरा गांधी को नामजद कर रहे हैं। आपका नेशनलिज्म के फ्रंट पे क्या है? आप तो पाकिस्तान की एएसआई को पठानकोट में लाए थे या नहीं लाए थे? आप बिरयानी खाने गए थे कि नवाज शरीफ के यहां बिना बुलाए? आप कौन से राष्ट्रवाद की बात करते हैं? नरेंद्र मोदी जी को यह बात समझनी पड़ेगी कि जो कुछ लफाजी चल रही है ना, ये इसको देश के लोग समझ रहे हैं। उन्होंने कल कहा कि मैं देश को 2028 में तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बना दूंगा। आज भी हम 5वीं हैं। वो अमेरिका के अंदर पर कैपिटा इनकम $80,000 है और हिंदुस्तान के अंदर $2,500 है। ये जो महाशक्ति वाली जो कंसेप्ट है हमारे देश के आकार के ऊपर है, आबादी के ऊपर है। लेकिन आपने अगर कोई लाभार्थी वर्ग पैदा किया, 140 करोड़ की आबादी है, और आपकी सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि 82 करोड़ 40 लाख व्यक्ति, 140 करोड़ में से 82 करोड़ 40 लाख लोग मुफ्त अनाज में जी रहे हैं। यह आपकी सफलता है या कुछ और है? मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री जी किन सपनों में खो रहे हैं? आपको जमीनी हकीकत पर आना होगा।
आपने अगर 9.25 साल में अगर कोई एक सफलता मैं आपकी बता सकता हूं तो वो है अडानी का उदय। इसके अलावा कोई आपकी सफलता हो तो आपके देश के अंदर, जैसे अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति पद की डिबेट होती है, यहां भी डिबेट होनी चाहिए ना। प्रधानमंत्री बता दें जी। कितने रोजगार दिए, कितना क्या किया, एक भी तो कोई अचीवमेंट हो लफाजी के अलावा। और जो ये स्टैंड अप जो ये करते हैं, बिल्कुल इससे बिल्कुल कुछ हेमंत जी। निकलने वाला नहीं है, लोग जाग रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है, जनता आखिरी फैसला जो है वो जनता को करना है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। चाहे आप कितना भी इसमें अपनी मनमानी करने की कोशिश करें, लेकिन आखिरी फैसला तो जनता ही करती है, और वही ये तय करती है कि किसको उसे इस गद्दी पर, इस कुर्सी पर बिठाना है और किसको इसको हटाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जाहिर सी बात है कि आपने तमाम हमारे पैनल को सुना, और आपने ये इससे कहीं ना कहीं लुब्बे-लुबाब भी निकलता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कल 2 घंटे 14 मिनट का अपना भाषण दिया, जिसमें से 2 मिनट वो मणिपुर पर बोले, हंसी ठहाकों के बीच, तालियों के बीच, मोदी मोदी के नारों के बीच, उस 2 मिनट में भी उन्होंने क्या कहा मणिपुर के लिए, ये आपके सामने है। यही वजह है कि आप ये देखिए कि मणिपुर की बात करने से पहले ही पूरे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, और उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई राहुल गांधी की तरफ से, और राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह कहा कि कांग्रेस या राहुल गांधी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ मणिपुर है और वहां पर शांति बहाली है। उन्होंने एक बार फिर से उन तमाम बातों को दोहराया जो उन्होंने पार्लियामेंट में कही थी। अब देखना यह है कि मणिपुर, जिसमें लगातार अभी भी अशांति बनी हुई है, कब वहां पर शांति होती है, क्योंकि जिस तरह के कदम फिलहाल उठाए जा रहे हैं वो नाकाफी ही साबित हो रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से होगी आपसे मुलाकात 4 बजे डीबी लाइव पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।